हम स्टडी करेंगे सिंपल पेंडुलम के बारे में। मैट्रिक के लेवल पे और एफएससी लेवल पे, ओ लेवल पे, ए लेवल पे हर कोर्स में इस टॉपिक को शामिल किया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक तस्वर होता है सिंपल पेंडुलम। तो आएँ कुछ इंट्रोडक्शन सिंपल पेंडुलम का दें। सिंपल पेंडुलम को हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि एक मेटालिक बॉब होता है, जिसके साथ एक अदद वायर अटैच होती है। वायर के अंदर 2 खूबियाँ होनी चाहिए। वायर सबसे पहले इनएक्सटेंसिबल हो, उसमें लचक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और दूसरा वायर जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, वेटलेस होनी चाहिए। उस वायर का कोई वेट ना हो या नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ वेट हो, ताकि उस वायर का वेट पेंडुलम के बॉब के वेट को इफ़ेक्ट ना करे। और फिर उस वायर के एंड पॉइंट पर एक सपोर्ट अटैच की जाती है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होनी चाहिए जिसके साथ इस वायर को अटैच करना है। जब हम इस पेंडुलम को स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं और इसको एक एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंचाते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचाने के बाद जब यहाँ से इसको हम रिलीज़ करते हैं, तो ये टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करता है, यानी इस मीन पोजीशन के इर्द गिर्द ये वाइब्रेट शुरू कर लेता है। अगर हम दोबारा वापस आएं और मीन पोजीशन को एक दफ़ा फिर स्टडी करें, तो मीन पोजीशन पर 2 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक पेंडुलम का वेट जो एक्ट करता है डाउनवर्ड mg, और एक टेंशन इन द स्ट्रिंग जो एक्ट करती है अपवर्ड। मैग्नीट्यूड में ये दोनों फोर्सेस इक्वल होती हैं, जबकि डायरेक्शन में ये दोनों फोर्सेस अपोजिट दिखाई दे रही हैं। बस ये दोनों एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर लेती हैं। पेंडुलम ना तो अपवर्ड मोशन कर सकता है, ना डाउनवर्ड मोशन कर सकता है। लेकिन जब हम इस पेंडुलम को स्मॉल एंगल थीटा के साथ इसको हम मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक डिस्प्लेस करें, तो वेट की फोर्स के 2 कंपोनेंट बन जाते हैं, यानी वेट रिजॉल्व हो जाता है 2 कंपोनेंट्स में। एक कंपोनेंट तो अलोंग द स्ट्रिंग है जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे mg cos से, और एक कंपोनेंट कहलाएगा mg sin थीटा। अब यहाँ पे स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं कि ये mg cos इस साइड पर किस तरह आया और mg sin इस साइड पर किस तरह आया। 9th के लेवल पे आपको सिखाया गया था रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, जिसमें लिखा हुआ था कि अगर कोई फोर्स हो और उसका एक एंगल बन रहा हो और आप उसके 2 कंपोनेंट बनाएं, तो इस कंपोनेंट को हम कहते हैं f cos थीटा और इस कंपोनेंट को हम कहते हैं f sin थीटा। लेकिन मौजूदा केस में जो एंगल बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है, तो एंगल का अपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है। बस एंगल का अपोजिट साइड mg sin थीटा होगा, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एंगल का ये वाला हिस्सा f sin थीटा था, और एंगल का जो एडजेसेंट साइड होता है वो mg cos थीटा होगा, बिल्कुल इसी तरह जैसे एंगल का यहाँ पे एडजेसेंट साइड f cos थीटा है। फिर अगर हम ऑब्जर्व करें mg cos को, तो इसको दोबारा से टेंशन बैलेंस कर लेती है। दैट इज टेंशन फोर्स बैलेंस द कंपोनेंट mg cos थीटा, thus no motion is along the string। लेकिन ये जो mg sin थीटा है जिसको हमने ड्रा तो यहाँ किया है, लेकिन एक्चुअली वो इस साइड पर है, तो ये mg sin थीटा वाला कंपोनेंट इसको बैलेंस करने वाला कोई हिस्सा नहीं है, लिहाजा यही वो कंपोनेंट है जिस पर रिस्टोरिंग फोर्स लगती है। तो अगर हम सिंपल पेंडुलम का प्रूफ शुरू करें, तो रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू माइनस mg sin थीटा। फिर इधर एक और पॉइंट कि माइनस का साइन क्यों आया और ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है। माइनस का साइन हमें ये बता रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट की थी वो अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन थी, जबकि फोर्स एक्ट कर रही है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, दैट इज द एंगल, एंड रिस्टोरिंग फोर्स आर अपोजिट टू ईच अदर, देयरफॉर वी यूज माइनस साइन। और दूसरी बात कि ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, ऐसी फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने की वजह से उसके अंदर बहाल हो जाए, उसके अंदर जमा हो जाए, उसको रिस्टोर, जैसे आप एक स्प्रिंग को थोड़ा सा कंप्रेस कर लें तो इसके अंदर एक फोर्स रिस्टोर हो जाती है, बिल्कुल इसी तरह इस पेंडुलम के बॉब के अंदर भी एक फोर्स रिस्टोर हो जाएगी। तो रिस्टोरिंग फोर्स का फार्मूला माइनस mg sin थीटा। नेक्स्ट स्टेप में हर फोर्स एक्सेलरेशन पैदा कर सकती है। तो पहले अगर हम रिस्टोरिंग फोर्स को माइनस mg sin थीटा लिखते हैं, तो इसके बाद लिख लेंगे कि दिस रिस्टोरिंग फोर्स FRES प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ है, F इज इक्वल टू ma। इसके साथ भी RES लिख लेते हैं कि यही रिस्टोरिंग फोर्स एक्सेलरेशन पैदा करेगी। अगर हम दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें,
तो लेफ्ट साइड पे दोनों में रिस्टोरिंग फोर्स है, राइट साइड आपस में सेम हो जाएगा, दैट इज एम ए इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा। एम को एम के साथ कैंसिल करें, ए इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा। फिर अगर थीटा स्मॉल हो तो साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाता है थीटा के। जैसे अगर आप एक एग्जांपल के तौर पे वैल्यू चेक करें कि साइन ऑफ ज़ीरो ये किसकी इक्वल होता है, ज़ीरो के। अब साइन थीटा इक्वल टू कितना आ रहा है, थीटा के, यानी यहाँ पे जो टर्म है और ये वाला जो आंसर है ये दोनों सेम है। और अगर इस तरह स्मॉल एंगल रखा जाए तो साइन थीटा और थीटा आपस में सेम होते हैं। और अर्क की लेंथ नापने के लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, वो क्या होता है कि L इक्वल टू आर थीटा। अगर हम पेंडुलम की लेंथ को चेक करें तो पेंडुलम की लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये लेंथ एक्ट करेगी एज अ आर, यानी ये पेंडुलम की लेंथ हो गई। ये x जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को। तो इस रिलेशन के मुताबिक x इक्वल टू L थीटा या x बाय L इक्वल टू थीटा। ये स्टेप थोड़ा सा दोबारा सुन लीजिए। लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला है L इक्वल टू आर थीटा। मौजूदा केस में जो R है वो ये साइड है, क्योंकि अगर हम इस पेंडुलम को दायरे में घुमाएं तो ये इसका रेडियस बन जाएगा। एंगल यहाँ पे बन रहा है और ये आर्क की लेंथ है जिसको हमने रिप्रेजेंट किया x के साथ। तो जब L इक्वल टू आर थीटा होता है तो इसी तरह x इक्वल टू L थीटा यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा और थीटा का आंसर आ जाएगा x बाय एल। बस हम रिप्लेस कर देंगे माइनस जी लिखकर, साइन थीटा को रिप्लेस किया जा रहा है, साइन थीटा की जगह पर थीटा आ जाएगा और थीटा की जगह पर x बाय एल। तो इस जगह पे पुटिंग हो गई है x बाय एल। फिर जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का कांस्टेंट है और एल लेंथ ऑफ पेंडुलम है वो भी कांस्टेंट है। अगर इन दोनों को हम कांस्टेंट समझें तो रिजल्ट निकलेगा ए इज प्रोपोर्शन टू माइनस एक्स, बिकॉज जी बाय एल एक्ट लाइक अ कांस्टेंट। ये टर्म कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को रिप्लेस करके हमने साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगा लिया। बस यहाँ पे प्रूव हो गया कि पेंडुलम में एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है डिस्प्लेसमेंट की और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होती है।